हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल इंक्लूसिव एजुकेटर्स में। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रैटेजीज फॉर टीचिंग चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। आज हम एसएलडी के बच्चों को किन टेक्निक्स या स्ट्रैटेजीज का यूज़ करके सिखाएंगे, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हमने स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को समझा, उनके टाइप्स वगैरह को देखा, टूल्स भी देखे। आज हम इसकी स्ट्रैटेजीज को देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले हम डिसलेक्सिया की बात करेंगे कि डिसलेक्सिया के लिए हम कौन सी स्ट्रैटेजीज का यूज़ करें। डिसलेक्सिया ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये पढ़ने से संबंधित डिसेबिलिटी है। इसमें बच्चे को रीडिंग में डिफ़िकल्टी आती है, इसमें बच्चे को अल्फ़ाबेट्स को रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत आती है, सिमिलर टाइप के वर्ड्स को, सिमिलर टाइप के अल्फ़ाबेट्स को, लेटर्स को, उनको रिकॉग्नाइज करने में उनको दिक्कत आती है। आप इसके लिए आपको बेहतर समझना हो डिसलेक्सिया और अदर टाइप्स को, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि उनकी रीडिंग एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए, फ्लुएंसी मेंटेन करने के लिए या बेटर करने के लिए, और साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंशन को भी हम टारगेट करेंगे। आगे चलते हैं, किस तरीके से हम इन चीज़ों पर काम करेंगे उसको देख लेते हैं। सबसे पहले है कि हम मल्टी सेंसरी टीचिंग मेथड का यूज़ करें। हमने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। मल्टी सेंसरी टेक्निक्स में या टीचिंग में क्या आता है, वेक्ट, जिसमें वी इज विजुअल, ए फॉर ऑडिटरी, के इज काइनेस्थेटिक एंड टी फॉर टैक्टाइल। इनका मतलब क्या है? विजुअल यानी कि हम कोई भी चीज़ दिखाकर बच्चों को जो चीज़ वो ज़्यादा देखते हैं उससे वो बेहतर समझ पाते हैं। ऑडिटरी इनपुट्स का यूज़ करेंगे। काइनेस्थेटिक में हम बच्चे को कोई भी चीज़ है उसको करने का मौका देंगे ताकि बच्चा उसे करके सीखे। और टेक्टाइल में बच्चे को टच, उसके सरफेस को टच करना, या बच्चा उस जब भी काइनेस्थेटिक करेगा तो कहीं ना कहीं उसमें टेक्टाइल इम्प्रूव होती ही होती है। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले कि ट्रेस द लेटर बी इन सैंड वाइल सेइंग इट्स साउंड। मतलब कि हमें बच्चे को क्या करना है, इस ट्रे में ट्रेस करना है लेटर बी को, और साथ ही साथ उसको जब वो कर ले उसके साथ साउंड भी निकालना है, मतलब प्रोड्यूस करना है। कैसे? जब बच्चा इसको बी लिखेगा सैंड में, तो वो उसको टच भी कर रहा है तो टेक्टाइल यूज हो रहा है, करके सीख रहा है तो काइनेस्थेटिक भी यूज कर रहा है, विजुअली ऑलरेडी देख रहा है, देख के कर रहा है तो उसका विजुअल भी इंक्लूड हो रहा है इसमें, और साथ में उसको बोलना भी है तो बोलने से उसका ऑडिटरी भी इंक्लूड है। यानी कि हम इसमें चारों चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब हम बात करते हैं फोनिक इंस्ट्रक्शंस की। ये सेकेंड स्ट्रैटेजी है। इसमें हम जो बच्चों को सिखा रहे होते हैं तब हम लेटर और साउंड रिलेशनशिप का यूज़ करते हैं। कैसे? जैसे हम बच्चों को बताएंगे कि सी इज क, ए इज ए, टी इज ट, क ए ट। तो यहाँ बच्चा साउंड की हेल्प से बेटर समझ पाएगा, बेटर सीख पाएगा, और उसको आसानी होगी वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में। जनरली हम टिपिकल क्या मेथड यूज करते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। बच्चा समझ ही नहीं पाता कि साउंड किस तरीके से वर्क कर रहा है। अगर हम लेटर साउंड रिलेशनशिप का यूज़ करें तो बच्चा इजीली साउंड ब्लेंडिंग भी करेगा, लेटर और साउंड के बीच का रिलेशनशिप भी समझेगा, और ये उसके आगे जब वो वर्ड्स को पढ़ना सीख रहा है तब उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। इसी के साथ फिर वो ब्लेंड भी कर पाता है। जब उसको सिंगल साउंड का सिंगल लेटर का साउंड पता है तो वो इजीली उनको ब्लेंड भी कर पाएगा। जैसे हमने उसको पहले से बता रखा है, सी क को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, टी ट को। तो जब उनको जोड़, अब इसको तीनों ही पता है, अब वो साउंड को इजीली ब्लेंड कर पाएगा, क एट कैट। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रिपीटेड रीडिंग। ये है कि हम एक पैसेज होगा उसको बच्चे को हम बार बार सेवरल टाइम्स देंगे रीड करने के लिए ताकि उसकी फ्लुएंसी अच्छी हो सके। इसमें उसको एक कोई गिवन पैसेज है, सपोज कोई स्टोरी है या कुछ है, तो हम उसको उसको बार बार रीड करवाएंगे ताकि बच्चा उसमें वो वर्ड्स को रिकॉग्नाइज कर पाए। कई बार वो साइट वर्ड की तरह उसको देख पाएगा और उसको पढ़ना आसान होगा। हर हर दूसरी बार वो अच्छा पढ़ पाएगा।
नेक्स्ट है गाइडेड रीडिंग। इसमें टीचर रीड करेगा पहले और उसके बाद बच्चा उसको फॉलो करेगा, यानी कि टीचर पहले बोलेगा और बच्चा उसको बाद में बोलेगा, जिससे बच्चा उसको कॉपी करे, इमिटेट करे, ताकि वो सीख जाएगा। इससे एक्यूरेसी ज़्यादा मेंटेन होती है। नेक्स्ट है साइट वर्ड प्रैक्टिस। हम बच्चों को पहले ही कुछ कॉमन यूज होने वाले साइट वर्ड्स दे दें, फ्लैश कार्ड दे दें या पिक्चर्स के थ्रू जैसे भी, ताकि उन वर्ड्स को वो पहले से ही जानता हो, और अगर वो पैसेज में या किसी लाइन में वो आ रहा है या किसी सेंटेंस में वो आ रहा है तो बच्चा उसको ऑलरेडी जानता हो और उसको प्रोनाउंस कर सके। जैसे मैंने यहाँ पर एक साइट वर्ड दिखाए हुए हैं, कुछ ये बेसिक साइट वर्ड्स हैं। इसी तरीके से हम और भी बच्चों को वोकेबलरी दे सकते हैं जो जनरली यूज होती हैं, ताकि बच्चा उनकी हेल्प से पैसेज को या किसी भी लेसन को इजीली रीड कर सके। फिर है ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स। इसमें हम बच्चों को स्टोरी मैप्स, माइंड मैप दे सकते हैं, जिससे उसका कॉम्प्रीहेंशन और अच्छे से इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट है असिस्टिव टेक्नोलॉजी। कुछ हम रीडिंग सिखाने के लिए असिस्टिव टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ऑडियो बुक्स, टेक्स्ट टू स्पीच या अदर रीडिंग सॉफ्टवेयर्स। ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। टेक्निक्स का यूज़ करके अगर हम बच्चों को, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अगर हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हो जाता है और बच्चे आसानी से और खेल खेल में ही कई बार सीख जाते हैं। आगे चलते हैं। अब हमने डिस्लेक्सिया के लिए स्ट्रैटेजीज देख लिया, हम डिस्ग्राफिया की स्ट्रैटेजीज देखते हैं। डिस्ग्राफिया के लिए हम क्या, बेसिकली हमारा जो मोटिव होता है वो है कि हम बच्चे की हैंड राइटिंग इम्प्रूव कर सकें, स्पेलिंग्स पे काम कर सकते हैं, उसकी ग्रामर और रिटन एक्सप्रेशन पर काम करना, यही मेजर ऑब्जेक्टिव होता है जब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजीज राइटिंग के लिए। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है कि हम बच्चे की फाइन मोटर को डेवलप करें। जैसे फाइन मोटर एक्टिविटीज़ में हम बच्चे की जो फाइन मोटर्स हैं उनको डेवलप करते हैं, और इसके लिए हम क्ले मॉडलिंग, ट्रेसिंग, सैंड में ट्रेस करना या फिर लेटर्स पे सिंगल ट्रेस करना, या फिर हम फिंगर एक्सरसाइजेस करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ये कुछ क्ले मॉडलिंग है, बच्चे को क्ले दे दिया, उससे वो लेटर को फॉर्म कर रहा है। इसमें भी वो वैक्ट यूज़ कर रहा होता है, कहीं ना कहीं टच भी कर रहा है बच्चा, उससे करके भी सीख रहा है, साथ साथ विजुलाइज भी कर रहा है, और जब वो लेटर फॉर्म हो जाए हम उससे प्रोनाउंस भी करा सकते हैं कि दिस इज ए। यहाँ पर भी वैक्ट यूज़ हो रहा है और ये काफ़ी अच्छा है फाइन मोटर डेवलपमेंट के लिए। अगर है कि हम ट्रेस करा सकते हैं, कोई कार्डबोर्ड दे सकते हैं, रेत दे सकते हैं, बच्चे को सैंड दे सकते हैं, उसमें बच्चा ट्रेस करेगा। ये उसकी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए ओवरऑल यूज़ होता है। और कई बार हम फिंगर एक्सरसाइजेस भी कराई जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसकी ग्रास्पिंग को भी टारगेट करते हैं। नेक्स्ट है, हम बच्चे को जब भी हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करा रहे होते हैं, अच्छी इम्प्रूव करा रहे होते हैं, तो हम उसको हमेशा, हमें रूल्ड पेपर का यूज़ करना चाहिए, ताकि बच्चे को पता हो कि उसको विद इन बाउंड्री काम करना है। रूल्ड पेपर के लिए क्यों मतलब बोला जा रहा है, क्योंकि जब भी हम राइटिंग की बात करते हैं तो बच्चे को पता होना चाहिए कि उसको किस गिवन स्पेस में राइटिंग करनी है। हम बच्चे को प्रॉपर ग्रिप सिखाएं कि किस तरीके से पेंसिल या पेन को पकड़ना है, पॉस्चर, ज़्यादा हम उसका पॉस्चर इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दें, ताकि बच्चे को कई बार क्या होता है बच्चे गलत तरीके से पेंसिल पकड़ते हैं और उसकी वजह से भी वो राइटिंग उनकी काफ़ी ईजी सी होती है, समझ में नहीं आती है। तो ग्रिप और पॉस्चर पे भी काम करना है हमें। आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा एडवांस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर बच्चे की। हम ओवरऑल बच्चे को, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, वो अपने एक्सप्रेशंस को ओरली एक्सप्रेस कर पाते हैं, पर जब बात आती है राइटिंग में तो उनको डिफ़िकल्टी आती है। तो इसके लिए हम ग्राफिक ऑर्गेनाइजर का यूज़ कर सकते हैं, जिससे बच्चे पहले ही अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज कर लें लिखने से पहले, और ये बच्चों को काफ़ी हेल्प करता है कि उसको कोई भी रिटर्न एक्सप्रेशन जब कर रहा होता है, बच्चा कोई चीज़ लिख रहा होता है, तो उससे पहले वो अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर पाता है, और इससे उसकी जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है वो इम्प्रूव होता है। हम इसमें नेक्स्ट है कि हम बच्चे को स्टेप बाय स्टेप राइटिंग सिखाएं, कि सबसे पहले कोई भी किसी कंटेंट पे अगर हमें लिखना है तो बच्चा उसको पहले प्लान करे, फिर ड्राफ्ट करे, मतलब लिखे एक बार, फिर उसमें जो भी मिस्टेक्स हैं या फिर जो भी इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं उनको करने बाद, एडिट करने के बाद दोबारा से रीराइट करे। इससे जो ओवरऑल रिटर्न एक्सप्रेशन है वो काफ़ी इम्प्रूव हो पाएगा और इन्हांस भी होता है। नेक्स्ट, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को पता है कि उसको क्या बोलना है, क्या बोलते हैं, या फिर बच्चा चीज़ों के बारे में जानता है, बट जब बात आती है लिखने की तो वो स्पेलिंग मिस्टेक्स करता है। सपोज मैंने एक बच्चे को बोला कि स्टोरी लिखो, या पुअर एक वर्ड है, या कोई भी चेयर लिखनी है, तो बच्चे ने उसको
ऐसे लिखना उसे पता है चेयर लिखना है, उसको चेयर रिकॉग्नाइज भी कर पाता है, बट जब आती है बात लिखने की उसकी स्पेलिंग्स की तो वो मिस्टेक करता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को वर्ड बैंक दे सकते हैं, पर्सनल उनकी डिक्शनरी दे सकते हैं, और कुछ स्पेलिंग गेम्स खिला सकते हैं जिससे बच्चों की ओवरऑल स्पेलिंग काफ़ी इम्प्रूव हो। हम बच्चे को कॉपी करने के बजाय उसको कुछ प्रिंटेड नोट्स दें या वर्कशीट दें जिससे वो सीख सके। सेम इसमें भी कभी भी हम आज की डेट में असिस्टिव टेक्नोलॉजी बहुत हेल्पफुल है। ये बच्चे की ओवरऑल लर्निंग को काफ़ी हेल्पफुल बनाता है और इनहांस भी करता है चीज़ों को, और काफ़ी इजी हो जाता है। अब अगर हम टेक्नोलॉजी का किसी भी चीज़ को सिखाने में यूज़ करते हैं तो वो ओवरऑल जो गोल है वो जल्दी अचीव होता है और बच्चा सीख भी आसानी से जाता है। जैसे कि कीबोर्ड टाइपिंग का यूज़ कर सकते हैं, सेम स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या है, बच्चे ज़्यादा बेहतर अपनी एक्सप्रेशन को समझ पाते हैं। ये स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर काफ़ी हेल्पफुल होता है क्योंकि कई बार क्लासरूम में बच्चा लिख कर आंसर्स नहीं दे पाता, बट वो बोल पाता है अच्छा, और वो बोल के ऐसा आंसर दे सकता है, तो हम वहाँ पर स्पीच टू टेक्स्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये कुछ स्ट्रैटेजीज थी जो कि राइटिंग के लिए यूज़ की जाती हैं। अब नेक्स्ट है, हम बात कर रहे हैं डिस्कैलकुलिया में, यानी कि मैथ्स में बच्चों को जब दिक्कत आती है तब हम किन किन स्ट्रैटेजीज का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चे की नंबर सेंस को इम्प्रूव करना, डेवलप करना, और मैथमेटिकल रीजनिंग को इन्हांस करना या उसको डेवलप करना। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम बच्चे को स्टार्ट ही कई बार हम करते हैं कि हम एब्स्ट्रैक्टली काउंटिंग लिखवाने लग रहे होते हैं बच्चों को, 1 to 100 लिखो, या मतलब ऐसा कुछ करते हैं। इससे बच्चे को नंबर और जो डिजिट्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप नहीं समझ में आता। इसका क्या मतलब है, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि जब हम बात कर रहे हैं वन की, तो वन के साथ उसको पता होना चाहिए कि वन इज रिप्रेजेंटिंग वन ऑब्जेक्ट या वन थिंग, कुछ भी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बीट्स का यूज़ कर सकते हैं, कुछ कॉन्क्रीट चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं। बीट्स का, ब्लॉक्स का, काउंटर्स का, एबेकस का, इन सब चीज़ों का यूज़ करके कॉन्क्रीटली बच्चा जल्दी सीख पाता है। नेक्स्ट है CPA मेथड का यूज़ करना, यानी कॉन्क्रीट, पिक्टोरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। सबसे पहले बच्चे को कॉन्क्रीट चीज़ों के साथ सिखाया जाए, काउंट करे बच्चा, फिजिकली चीज़ों को काउंट करे, फिर हम पिक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं, देन हम आएंगे एब्स्ट्रैक्ट पे। और हम जनरली क्या कर रहे होते हैं क्लासरूम में, हम स्टार्ट कर रहे होते हैं उल्टा, हम करते हैं पहले एब्स्ट्रैक्ट, फिर हम पिक्टोरियल्स पे आते हैं एंड देन कॉन्क्रीट। इसीलिए कई बार हम अपने क्लासरूम में डिफ़िकल्टी फेस करते हैं कि बच्चा कोई कॉन्सेप्ट नहीं सीख पा रहा होता, क्योंकि हम रिवर्स काम कर रहे हैं। बल्कि हमें करना किस तरीके से चाहिए, अगर हम टीचिंग स्ट्रैटेजी का भी यूज़ करें तो हम बात करते हैं कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट ही जाएंगे, यानी कि सबसे पहले कोई भी चीज़ फिजिकली बच्चा देखेगा, ऑब्जेक्ट्स को देखेगा, उससे करेगा, फिर पिक्चर्स पे आएंगे, देन एब्स्ट्रैक्ट पर जाएंगे। जैसे कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर्स का, और नंबर सिंबल्स पे जब हम जाएंगे वो लास्ट में जाएंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है टीच वन कंसेप्ट एट ए टाइम। हम क्या कर रहे होते हैं कि मल्टीपल कंसेप्ट को बच्चे को सिखा रहे होते हैं, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। हमें एक टाइम पर एक कंसेप्ट को या एक चीज़ को ही सिखाना है, और हमेशा चीज़ों को हमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ ही ले जाना है। बच्चे को पहले सिंपल देन कॉम्प्लेक्स सिखाना है, और कोशिश करनी है हमें कि बच्चे को अगर जब हम मैथ सिखा रहे हैं तो उसको रिलेट करना है डेली लाइफ से। जैसे कि मनी कॉन्सेप्ट है, क्लॉक है, शॉपिंग है, कैलेंडर, इस तरीके की चीज़ों को हम सिखा सकते हैं ताकि बच्चा अपनी डेली लाइफ को मैथ से रिलेट कर सके। और सबसे अच्छा है कि हम विजुअल एड्स का जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, चाहे हम डिसलेक्सिया की बात करें, डिस्ग्राफिया की बात करें, या डिस्कैलकुलिया, विजुअल टेक्नोलॉजी, इन सब का यूज़ करके हम चीज़ों को बेहतर ही करते हैं। विजुअल एड्स में जैसे कि नंबर लाइन्स, चार्ट्स, टेबल्स, और कलर कोडिंग की बात करते हैं। सपोज बच्चा है, उसको डिफ़िकल्टी आती है कि वो सिंबल्स, जो मैथमेटिकल सिंबल्स हैं, उनको रिकॉग्नाइज करने में उसको डिफ़िकल्टी आती है। तो हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, सपोज मैंने एक क्वेश्चन दिया बच्चे को, और वो बच्चा, उसको प्लस समझने में दिक्कत आती है, वो कंफ्यूज होता है सिंबल्स के बीच में। तो हम क्या करेंगे, सिंबल को अलग कलर से हाईलाइट कर देंगे ताकि बच्चा उसको समझ पाए कि यहाँ पर वो कलर कोडेड हो गया। अब बच्चा यहाँ समझ पा रहा है कि ये जो सिंबल है ये किसका है, प्लस का। अब वहाँ पर हमने उसको प्लस कर पाएगा।
कई बार उसको हाईलाइट करके दें ताकि वो उसको इजीली समझ पाए। आगे चलते हैं। हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ को हम जब सिखा रहे हैं तो ब्रेक कर सकते हैं उसको स्मॉल स्टेप्स में। जैसे कि अगर हम बात करें क्लासरूम में कोई भी कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं बच्चों को, तो उसको बस सिंपल कर देना है कि हमें उसे छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करना है ताकि बच्चा ज़्यादा समझ पाए और उसको आसानी हो। बड़ा टास्क अचीव करना मुश्किल होता है, जबकि उन्हीं टास्क को अगर हम छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर दें तो वो आसानी से बच्चा सीख पाता है। नेक्स्ट है, मैथ्स को सिखाने का सबसे ईजी और इंटरेस्टिंग तरीका है कि हम गेम्स के थ्रू खिला सकते हैं, सिखा सकते हैं बच्चों को। जैसे मैंने अभी यहाँ पे 2 गेम्स लगाई हुई हैं, यहाँ पर बच्चा इंटरेस्ट लेके चीज़ों को कर पाएगा। जैसे कि पहली पिक्चर में देखिए, यहाँ पर कुछ बॉल्स रखी हुई हैं और सामने कुछ नंबर्स रखे हैं। अब बच्चे को क्या करना है कि बच्चे को उसमें से बॉल्स उठानी है और नंबर्स के अकॉर्डिंग प्लेस करना है। यानी कि 1 बॉल आके यहाँ आ जाएगी, 2 बॉल इसमें, 3 बॉल इसमें, 4 और 5 बॉल इसमें। तो ये बच्चे को नंबर्स भी सीख रहा है बच्चा, और उसको बर्डन भी नहीं लग रहा। कॉपी पेन मेथड से हम ऊपर उठ गए हैं। सिंपल है। क्लासरूम जो स्ट्रैटेजीज हैं, हम उसमें जितना प्लेवे मेथड, जितना ज़्यादा हम उसको सिंपल कर सकें और साथ ही साथ जितना हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे ना, बच्चा उतना ही बेहतर सीखता है। आगे चलते हैं। इन स्ट्रैटेजीज के अलावा कुछ यूनिवर्सल टेक्निक्स या स्ट्रैटेजीज हैं जो हम जनरली यूज़ करेंगे जब हम बात करेंगे एसएलडी के बच्चों के साथ काम करने के लिए। हम सबसे पहले यूज़ करेंगे, ये टेक्निक जो हैं वो जनरली सभी लर्नर्स के ऊपर काम करती हैं। सबसे पहले है वैक्ट का यूज़ करना। वैक्ट इज़ वेरी हेल्पफुल एंड इफ़ेक्टिव टेक्निक। इसे बच्चे खेल खेल में जल्दी सीख पाते हैं क्योंकि उसमें उनकी मल्टी सेंसरीज यूज़ हो रही होती हैं, जिससे उनकी लर्निंग और अच्छी हो पाती है। नेक्स्ट है, हम जब भी कोई चीज़ सिखा रहे हैं बच्चों को तो सिंपल और क्लियर इंस्ट्रक्शंस दें ताकि बच्चा सीख सके। नेक्स्ट है, किसी भी टास्क को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें ताकि वो जल्दी सीख सके। नेक्स्ट है कि हम बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम दें जिससे बच्चे अपनी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें, और हमें टाइम टू टाइम बच्चों को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना ज़रूरी है क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं अपने आप में यही समझ रहे होते हैं कि मैं चीज़ों को नहीं सीख पा रहा या नहीं कर पा रहा। तो उनको धीरे धीरे छोटे छोटे काम को भी अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो उनको हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते रहें। पीयर ट्यूटरिंग बहुत हेल्पफुल होती है, बच्चे एक दूसरे की हेल्प से बहुत आसानी से और जल्दी सीख पाते हैं। तो हमें पीयर ट्यूटरिंग को ज़रूर इनकरेज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। नेक्स्ट है, मॉनिटर प्रोग्रेस रेगुलरली। बच्चे की जो भी प्रोग्रेस है उसको हमें रेगुलरली क्या करना है, मॉनिटर करना है, जिससे हमें समझ में आए कि बच्चा ग्रेजुअली ही चीज़ों को सीख पा रहा है और कहाँ उसको दिक्कत आ रही है, कहाँ टीचर की टेक्निक्स में दिक्कत है। तो ये तभी हम कर पाएंगे जब हम उसकी प्रोग्रेस को या ओवरऑल उसकी लर्निंग को मॉनिटर करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने डिफरेंट टेक्निक्स की बात करी, कंडीशन स्पेसिफिक टेक्निक्स की भी बात करी कि डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसकैल्कुलिया में कौन कौन सी टेक्निक का यूज़ होगा, और यूनिवर्सल टेक्निक्स का भी हमने यहाँ पर डिस्कशन किया। आई होप आप सभी को आज का कंटेंट समझ में आया हो, आप चीज़ों को समझ पाए हों, और आप ये अपनी क्लासरूम में जब अप्लाई करेंगे तो आपको खुद ही देखने को मिलेगा कि आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स देख पा रहे हैं। तो ये जनरली सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। आप इसको अपने क्लासरूम में एक बार अप्लाई ज़रूर करिएगा। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और अगर कोई डाउट है आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में या किसी भी टॉपिक में, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट डाउन द डाउट। थैंक यू।